गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो हाफ ईयरली तक का सिलेबस है हिंदी का, वो सारा जो सिलेबस है पाठ्यक्रम हमारा पूर्ण हो चुका है। और हम लोग अब जो है अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सभी पाठों का। तो वन बाय वन एक एक पाठ का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन इसी संदर्भ में, इसी क्रम में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम, अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम, इससे संबंधित जो होते हैं वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कोर्स में हैं जो आते हैं। 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। और जो है उसको आप बड़े ही आसानी से 1 बार 2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। लेकिन आपको उन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि आप लोग जो है, चाहे तो आप लोग नेट से डाउनलोड करके जनसंचार अभिव्यक्ति, जनसंचार माध्यम से संबंधित प्रश्नों का आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिए, या मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल हैं जनसंचार माध्यम से संबंधित। उन बुक को देख करके आप स्वतः उससे संबंधित बहुत से प्रश्न हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों के जो टर्म्स हैं, स्पेशली उन टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। और टर्म्स को एक बार आप जब समझ लेंगे तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, उसको लाइन बाय लाइन बाय हार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चूंकि इससे जनसंचार माध्यम से संबंधित बहुत अनगिनत प्रश्न बनते हैं, तो सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन लर्न कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप जानिए और उसको शब्दों को उन प्रश्नों को आप उत्तर के साथ याद करिए। आइए हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि संचार किसे कहते हैं। संचार, चूंकि नाम से ही है, जन माने लोगों तक, संचार मतलब जो है प्रक्रिया, एक प्रकार की प्रक्रिया है, मैसेज को आने जाने की प्रक्रिया है। और माध्यम, कौन सा माध्यम इसके लिए बनता है, चाहे पत्र हो, चाहे वो आपका टेलीविजन हो, चाहे वो आपका अखबार हो, चाहे आपका रेडियो हो, चाहे नाटक हो, जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका हो, चाहे आप ओरली किसी को कोई मैसेज फॉरवर्ड करो, वो सब जो है जनसंचार माध्यम के अंतर्गत जो है आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनसंचार किसे कहते हैं। संचार, पहले संचार पढ़ेंगे फिर जनसंचार की बात आती है। संचार शब्द जो होता है, चर जो है मूल धातु जो मूल शब्द है वो चर धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है विचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसमें किसका जाने आने की बात हो रही है, यहाँ पे मैसेज के जाने की, संदेश जो है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार, कौन से माध्यम का प्रयोग करके भेजा जाएगा, यह जो है संचार इस पर निर्भर करता है। तो इसके विषय में डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मानव के संदेशों का पहुंचना। संचार मतलब मानव के संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना जो है संचार कहलाता है। तो पहुंचने का क्या मतलब है, पहुंचने का मतलब होता है कि संदेश का भेजना और संदेश का प्राप्त करना। मतलब जो सेंडर है और एक रिसीवर है, जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है और जो रिसीवर है वो मैसेज ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। तो संचार में चर धातु महत्वपूर्ण है और इन 2 तत्वों का होना जरूरी है और बीच में एक प्रोसेस यानी एक संदेश का होना अति आवश्यक है। तो इसके 2 अनिवार्य अंग जिसको कहेंगे वो अनिवार्य है। क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। संचार तभी पॉसिबल होगा जब इसमें 2 व्यक्ति होंगे, एक भेजने वाला होगा और एक जो है संदेश को प्राप्त करने वाला होगा। अगर कोई भी चर, कोई भी जो संचार है, कोई भी संदेश है, तब तक संचार नहीं बनेगा जब तक कोई भेजेगा नहीं और दूसरा कोई रिसीव नहीं करेगा, तब तक वो संचार का रूप जो है धारण नहीं करता है। इसके संदर्भ में एक बहुत ही मशहूर जो है वो एक संचार शास्त्री, जैसे अलग अलग फिलोसफर होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, उसी तरह से जनसंचार के संदर्भ में एक बहुत बड़े जो है एजुकेशनलिस्ट हैं, उनका नाम है संचार शास्त्री हैं, उनका नाम है विलंबर श्रम ने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है। उनका कथन क्या है कि वो बताते हैं कि संचार का अर्थ क्या होता है, अनुभवों की साझेदारी। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में कहेंगे तो क्या होगा, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का,
सूचना, संचार के ध्यान दीजिएगा, संचार किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, सूचनाओं, भावनाओं और विचारों को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए, दृश्य श्रव्य मतलब दृश्य माने देख करके, श्रव्य माने सुन करके, तो जो भी विचार हैं, जो भी व्यक्ति के अनुभव हैं, जो भी सूचना है, उसको हम चाहे लिख करके, चाहे मुंह से बोल करके, चाहे हम दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। तो यह तो हमारी पहली परिभाषा क्या है, संचार किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे कि संचार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि संचार जो होता है वह अनुभवों की साझेदारी होती है। और संचार में कौन महत्वपूर्ण अंग होते हैं? तो दो महत्वपूर्ण जो है अंग होते हैं, एक भेजने वाला, एक संदेश को प्राप्त करने वाला। और इसकी परिभाषा के रूप में अगर कोई पूछे तो जो अनुभवों को, विचारों को, संदेशों को, चाहे आप बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे श्रव्य दृश्य माध्यमों के द्वारा जब आप संदेश पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण पूछता है कि संचार माध्यम, कौन कौन से माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है? तो संचार जो है, जो संचार जिसकी बात हम कर रहे हैं, संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यह पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है। ऐसे ही कोई एक स्थान से संदेश दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जाएगा, उसको पूरा एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार। और यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम से गति करती है। पहले के समय में आप लोगों को पता है, कबूतर जो है पोस्ट लेटर ले जाने का काम जो है वह किया करते थे। और हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं, मान लीजिए हम ओरली कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं, वायु तरंगों के माध्यम से बातचीत, जो भी हमारी बातचीत होती है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती हैं। तो चाहे वो प्रकाश तरंगे हो गए, चाहे स्पर्श संवेदना हो गए, इशारे हो गए, आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो सभी माध्यम जिसके द्वारा या जिसके सहारे से कोई भी मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, तो जो भी सहारा बीच में लिया, माध्यम लिया जाता है, उसी को जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो इसमें इसके मूल कारकों को जनसंचार माध्यम, तो अगर डेफिनेशन में कहा जाए कि जनसंचार माध्यम का क्या आशय है, जनसंचार माध्यम से क्या आशय है, तो क्या कहेंगे? वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो जैसे क्या हो गया? समाचार पत्र, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? न्यूज़पेपर से होती है, तो समाचार पत्र हो गया। फिल्म हो गए, फिल्म में तरह तरह की हमें मैसेज, तरह तरह का ज्ञान हमें दिया जाता है, तो वह चाहे वो शिक्षाप्रद हो, चाहे वो अर्थ जगत से हो, चाहे वो व्यापार जगत से हो, चाहे वो राजनीति जगत से, कुछ भी होना चाहिए, मतलब मैसेज का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आवश्यक है। तो समाचार पत्र हो गया, फिल्म हो गया, टेलीफोन हो गया, और रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट आजकल जो है सबसे तेज गति से, फास्ट गति से रन जो कर रहा है वह इंटरनेट के माध्यम से हर 2-2 घंटे पे जो है न्यूज़ क्या होती है, वो अपडेट होती रहती है। तो समाचार पत्र में क्या, जो समाचार पत्र की डेडलाइन दी जाती है 24 घंटे, तो 24 घंटे की अवधि में समाचार जो है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो इंटरनेट की पत्रकारिता हर 2-2 घंटे पर उसको अपडेट किया जाता है। तो संचार माध्यम किसे कहते हैं? संचार माध्यम वे समस्त उपकरण और साधन जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संदेश माध्यम के रूप में जाना जाता है। अब हमारा अगला तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रश्न पर आधारित अनेक प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या है? संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। बताइए कि संचार के मूल तत्व क्या हैं। मतलब एक संचार की जो प्रक्रिया बनती है उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से जो है, किन किन चीजों का, किन किन लोगों का योगदान होता है।
तो संचार के मूल तत्व सबसे पहले क्या है, संचारक या स्रोत। पहला मूल तत्व क्या है, संचारक या स्रोत। कोई भी संदेश तब तक नहीं संचार के फॉर्म में बनेगा, संचार नहीं कहलाएगा, जब तक कोई उसका स्रोत या कोई भी संदेश वाहक नहीं होगा। चाहे वो संवाददाता के रूप में लिख लीजिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया का कोई भी जो है उसको न्यूज़ को कलेक्ट करके, या आप फ़ोन पे बात करें, तो जब तक आप फ़ोन उठा करके किसी को फ़ोन मैसेज नहीं देंगे, तो कोई ना कोई एक संचारक का होना अति आवश्यक है। तो क्या पहला संचारक हो गया। तो संचारक को एक आप अलग नाम क्या कह सकते हैं, स्रोत, यानी स्रोत के द्वारा, रिसोर्स के द्वारा हमें जो है संदेश प्राप्त होता है। तो पहला क्या हो गया, सोर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, संदेश को देने वाले को क्या कहेंगे, संदेश देने वाले के बारे में सोचना, ये कौन है, संचारक होता है। संचार का काम करने वाला संचारक। पहली बात, संदेश का कूटीकरण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूटीकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कूटीकरण किसे कहते हैं, एनकोडिंग के उसी का अलग अलग नाम है। कूटीकरण किसे कहते हैं, एनकोडिंग किसे कहते हैं, या भाषाबद्ध करना किसे कहते हैं। तो जो संचारक होता है, तो जो भी संदेश वो इकट्ठा करता है, उसको लिखता है या बोलता है, तो उसको बोलने या लिखने के लिए पहले उसको भाषाबद्ध करना पड़ता है। तो संदेश का कूटीकरण करना, पहला प्रोसेस संचारक हो गया, ठीक है, संचारक या स्रोत। दूसरा जो है संदेश का कूटीकरण करना। तो जो संचारक होगा वो संदेश का कूटीकरण करेगा, यानी संदेश को भाषाबद्ध करेगा, यानी एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग करना मतलब भाषाबद्ध करना, और भाषाबद्ध करना मतलब कूटीकरण करना। तो कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही नाम है, कूटीकरण करना, भाषाबद्ध करना और एनकोडिंग करना। और ये तीनों नाम इसी तरह से कूटवाचन करना, डिकोडिंग करना, भाषा ग्रहण करना, तो ये तीनों नाम एक साथ चलते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, संदेश का कूटीकरण करना। देन थर्ड, संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग। एनकोडिंग, डिकोडिंग, अक्सर एग्जाम में एनकोडिंग और डिकोडिंग पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनकोडिंग को डिकोडिंग लिख देते हैं, डिकोडिंग को एनकोडिंग लिख देते हैं। एनकोडिंग मतलब भाषाबद्ध करना, डिकोडिंग का मतलब भाषा ग्रहण करना। तो संदेश ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तीसरा। तो संदेश का कूटवाचन, कूटवाचन यानी डिकोडिंग, डिकोडिंग आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा, डिकोडिंग। और उसको क्या कहते हैं, भाषा ग्रहण करना। और अंत में क्या आता है, जो प्राप्त करता होता है। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है संदेश वाहक होता है, जो संदेश देता है, पहला काम। फिर दूसरा वो क्या करता है, संदेश को भाषाबद्ध करता है, यानी भाषाबद्ध करने का मतलब क्या करता है, एनकोडिंग करता है, भाषाबद्ध करता है, तो भाषा ग्रहण करना, भाषा जो है इसको भाषाबद्ध करने, कूटीकरण का काम करता है। तीसरा जो काम होता है वो क्या होता है, तीसरा काम जो होता है कूटवाचन का, यानी डिकोडिंग का काम होता है। और सबसे लास्ट काम जो होता है वो संदेश जो प्राप्त करता है, जो संदेश को प्राप्त करता है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, वह संचार का जो है प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहते हैं, तो संचारकर्ता पहले होगा, पहला संचारकर्ता, दूसरा कूट का संप्रेषण करें यानी कूटीकरण करना, नेक्स्ट कूटवाचन करना, नेक्स्ट प्राप्तकर्ता। फिर से हम पढ़ेंगे, संचारक, कूटीकरण, फिर उसके बाद कूटवाचन करना, फिर प्राप्तकर्ता। इसी को क्या कहेंगे, संचारक, भाषाबद्ध करना, भाषा ग्रहण करना, और लास्ट में आएगा वो प्राप्तकर्ता। तो पुनः फिर क्या होता है, पुनः जो होता है ये पूरी प्रक्रिया, मतलब कि जो प्राप्तकर्ता होता है वह प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे फीडबैक देता है, फीडबैक या प्रतिक्रिया प्राप्त करके पुनः संचारक के बाद पास जाता है, और संचारक उन पर पुनः उसको कूटवाचन का प्रोसेस जो है वो प्रारंभ करता है। तो यह इस प्रकार जो प्रश्न था संचार के मूल तत्व, तो संचार के मूल तत्व में पहला संचारक हो गया, दूसरा कूटीकरण हो गया, तीसरा कूटवाचन हो गया, चौथा प्राप्तकर्ता। ये चारों जो है ये संचार में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, संचारक की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
निस्संदेह संचारक की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर संचारक जो संदेश प्राप्त इकट्ठा करेगा, अगर उसको ढंग से भाषाबद्ध नहीं करेगा तो यहाँ तक जो जाएगा वो निश्चित रूप से गलत मैसेज समाज तक पहुँचेगा। तो इसका जो है इसके कंधे पर, संचारक के कंधे पर जो होता है बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। तो संचारक की भूमिका के विषय में आप लिखेंगे कि किसी भी संदेश को जो भेजने वाला होता है उसको हम संचारक या स्रोत कहते हैं। और जो संचारक का जो पहला गुण होता है वो क्या होता है? संदेश की स्पष्टता। जो संचारक का जो सबसे पहला गुण क्या है? जो भी वो संदेश देना चाह रहा है, सपोज आपको कुछ भी संदेश देना, आपको बताना है कि ये मार्कर है, तो उसको स्पष्ट होना चाहिए कि वो मार्कर के विषय में बताने जा रहा है। तो जो भी संचारक को जो भी बताना है उसके अंदर स्पष्टता का गुण होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है? संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकरण की क्षमता। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो संदेश की जो रचना कर रहा है, संदेश जो भेज रहा है, उसको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए हम संदेश बना रहे हैं यानी संदेश भेज रहे हैं, उसको उसकी भाषा का ज्ञान है या नहीं। उन्हीं चिन्हों में उसको कूटबद्ध जो है करना होता है। अगर सपोज मान लीजिए अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, अगर वहाँ पे एक संदेश जो भेजने वाला है वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर छाप देगा तो फिर वो वहाँ के लोग क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वहाँ के मूल अर्थ को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना होता है कि किसके लिए हम सूचना, किसके लिए हम संदेश बना रहे हैं, उसके अनुरूप यानी एक संदेशवाहक को प्राप्तकर्ता के अनुकूल जो है वो चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो पहला गुण क्या बताया? पहला स्पष्टता होनी चाहिए। जो संचारक की सबसे पहली विशेषता क्या है? वो स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्राप्तकर्ता के, एक संचारक को प्राप्तकर्ता के अनुकूल जो भी संदेश है उनको कूटीकृत करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या? एक संदेशवाहक को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है, कूटीकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य? हमने पहले ही बताया, सेम वही प्रोसेस चलता है। तो कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध, इन तीनों का अर्थ बताइए। तो तीनों का अर्थ एक ही है। क्या कहेंगे? संदेश को भेजने के लिए जो संदेशवाहक होता है वो क्या करता है? संदेश को भेजने के लिए जिन शब्दों का, ध्यान दीजिएगा, संदेश को भेजने के लिए संदेशवाहक जिन शब्दों का, संकेतों का, ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है, भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेशों को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य, जो भी आप संदेश भेज रहे हैं, चाहे माध्यम जो भी हो, चाहे आप संदेश के द्वारा बोल रहे हो, चाहे साइन लैंग्वेज के द्वारा बोल रहे हो, चाहे ओरली लिख रहे हो, चाहे लिख के दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, तो प्राप्तकर्ता जो भी संदेशवाहक है उसको प्राप्तकर्ता के अनुरूप उस विषय को उसके समझाने योग्य कूट चिन्हों या संदेशों को बांधना कूटीकरण कहलाता है यानी एनकोडिंग कहलाता है। तो संदेशवाहक प्राप्तकर्ता के अनुरूप समझाने योग्य कूट चिन्हों में संदेशों को बांधना ही कूटीकरण जो है कहलाता है। नेक्स्ट हो गया सफल कूटीकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। एक अगर कूटीकरण का गुण पूछा जाए तो सबसे पहले वही बात कि स्पष्टता होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसका वही अर्थ समझने वाला भी समझे। हम संदेश भेजने वाला कुछ और बता रहा है, प्राप्तकर्ता कुछ और समझ रहा है, तो यानी स्पष्टता का गुण नहीं है, कूटीकरण प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, एनकोडिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, जिसके कारण वह उसका वही अर्थ नहीं समझ पा रहा है, कुछ और अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, तो यह संदेशवाहक की योग्यता नहीं कहलाएगी। ये संदेश एक अच्छा संदेशवाहक नहीं कहलाए। तो इस प्रकार जो है प्राप्तकर्ता के अनुरूप कूट चिन्हों के द्वारा संदेशों को बांधना जो है
कूटीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या पूछता है, कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं। कूटवाचन किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग हमने यूनिट टेस्ट में ये बताया था ये सारी चीजें, इसलिए इन सब चीजों को हम बार बार लिख नहीं रहे, आपके दिमाग में होगा। आप इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा पिछला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कूटवाचन, 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 डिकोडिंग और भाषा ग्रहण करना, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। क्या है, कूटवाचन, भाषा ग्रहण करना और डिकोडिंग करना। तो कूटवाचन जो होता है, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। कूटवाचन, कूटीकरण, कूटवाचन, ये दोनों अपोजिट हैं। इसमें भाषाबद्ध किया जाता है, उन्हीं भाषाबद्ध किए हुए चिन्हों को इसमें समझा जाता है या ग्रहण किया जाता है। तो कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है उसको कूटवाचन कहते हैं। जो भी उसको चिन्हों के द्वारा बताया गया, जो भी कूटीकरण में भाषाबद्ध किए गए चिन्हों को बताया गया, कूटवाचन में उन्हीं भाषाबद्ध किए गए चिन्हों को ग्रहण करना होता है या समझना होता है। तो कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश को प्राप्त करता कूट चिन्हों में बंधे संदेशों को समझते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। मतलब जो संचारक है, जिन कूट चिन्हों में, जिन कोडों में, कोड अलग अलग कोड जो होता है, अलग अलग कोडों में संदेशों को बांधता है, और प्राप्तकर्ता अगर उन संदेशों, उन कोडों को नहीं जानता है तो वो बताएगा कुछ और, वो समझेगा कुछ और। तो यह सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि जो संदेशवाहक जिन चिन्हों को बता रहा है, यह प्राप्तकर्ता भी उन चिन्हों से अवगत हो, तो वह अच्छा कूटवाचन कर पाएगा, अदरवाइज अच्छा कूटवाचन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कूटवाचन जो होता है कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया होती है। इसमें संचारक द्वारा किए गए कूट चिन्हों को जो प्राप्तकर्ता होता है वह उसको समझता है। इसके लिए परम आवश्यक है कि दोनों जो है उन कूट चिन्हों से अवगत हो। संदेश को जो कूटीकरण किया गया है, जिन कोडों का प्रयोग किया गया है, उन कोडों के विषय में संदेशवाहक भी जानता हो और प्राप्तकर्ता भी जानता हो। तो इस प्रकार कूटवाचन की जो उल्टी प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, कूटीकरण और कूटवाचन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संदेश प्रतिक्रिया, जो हमने अभी फीडबैक के बारे में बताया, यहां से चल के यहां तक आता है। तो संदेश प्रक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। सिंपल सी बात है कि ये यहां तक से संचार प्रारंभ हुआ, यहां से यहां तक गया, प्रॉपर गया कि नहीं गया, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा हमको नहीं पता चलेगा कि जो हमने संदेश भेजा वो यथावत वहां तक प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जो हमने संदेश दिया वो संचार प्राप्तकर्ता तक, यानी जो दर्शक हैं या ऑडियंस है, वहां तक वो प्रॉपर रूप से पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो क्या है इसमें डेफिनेशन के तौर पे आप क्या लिखेंगे, कूटीकृत संदेशों के पहुंचने पर, कूटीकृत संदेशों के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। कूटीकृत संदेशों को जब प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया तो यानी फीडबैक अपना देता है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश, इसी से पता चलता है, प्रतिक्रिया से पता चलता है कि संचारक का जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता तक सही सही पहुंच गया और ठीक ठीक पहुंच गया। तो जो भी संचारक ने संदेश दिया वो प्राप्तकर्ता तक सही सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वह प्राप्तकर्ता के फीडबैक के द्वारा पता चलता है। तो जो कूटीकृत जो भी संदेश होते हैं, संदेशवाहक द्वारा कूटीकृत जो संदेश होते हैं वो प्राप्तकर्ता तक ठीक ठीक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसका ज्ञान वो प्राप्तकर्ता जब अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है यानी फीडबैक देता है, तब हम उसके आधार पर सही निर्णय कर पाते हैं कि सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, शोर से क्या अर्थ है, शोर। तो शोर का शब्द, शोर से आप जानते हैं नॉइस,
तो ये इसका टर्म अलग है। यहाँ भी शोर का लगभग बाधा से ही महत्व है, मतलब है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, शोर या नॉइज अक्सर एग्जाम में पूछता है। जनसंचार माध्यम में शोर टर्म का क्या आशय है, शोर और जो है नॉइज का क्या अर्थ, दोनों का सेम मतलब होता है। क्या है, संचार प्रक्रिया में शोर मतलब आवाज होना, तो संचार जो भी ये पूरा प्रोसेस चल रहा हो, संचारक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, जो भी संवाददाता हो गया, कूटीकरण हो गया, कूटवाचन हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया और प्रतिक्रिया हो गई। तो ये पूरे प्रोसेस में किसी प्रकार की बाधा आ जाए उसे शोर या नॉइज कहते हैं। शोर, श ओ की मात्रा र, शोर, शोर या नॉइज कहते हैं। यह तो बाधा किसी प्रकार की, जो भी इस पूरे संपूर्ण प्रोसेस में अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाधा या नॉइज कहते हैं। तो नॉइज किसी प्रकार का भी हो सकता है, बाधा किसी प्रकार की भी हो सकती है। तो क्या है, यह बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता, मतलब वो मन नहीं है दिमाग से उसको उस समय वो जो भी न्यूज़ लिखना है या बोलना है वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। मानसिक अस्पष्टता मतलब उसको स्पष्ट नहीं है क्या लिखना है क्या नहीं, तो उल्टी सीधी बातें लिख देगा या बोल देगा। तो ये संचारक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी मानसिक स्पष्टता है या नहीं है। नेक्स्ट, उसकी अनिच्छा, यह भी संचारक के ऊपर निर्भर करता है, से लेकर भी हो सकती है। ठीक कूटीकरण न कर पाने के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कि संदेशवाहक अच्छे से संदेश को कूटीकरण नहीं किया, एनकोडिंग नहीं किया, बताना कुछ और था, कोड में कुछ और लिख दिया, तो यह जो मतलब प्रोसेस चला वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया और रिसीवर उसका सही अर्थ नहीं समझ पाया। तो यह भी एक कारण होता है जिसकी वजह से संचार प्रक्रिया प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाती। तो यह ठीक से कूटीकृत न कर पाने के कारण भी हो सकती है, गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकती है। ऐसा होता है कि कभी कभी शुद्ध संभिन्नार्थक शब्द होते हैं, एक ही जैसे मिलते जुलते शब्द होते, तो हम मतलब जल्दबाजी में हम उन शब्दों के अलग अर्थ अपने मन से सोच लेते हैं, इन शब्दों के अलग अर्थ। तो ऐसे संदर्भ में जो प्राप्तकर्ता होता है उन कूट चिन्हों का कुछ अलग अर्थ निकाल लेता है, तभी संचार की प्रक्रिया अच्छे ढंग से नहीं चल पाती है। तो गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकता है। तो प्राप्तकर्ता की अक्षमता, प्राप्तकर्ता की अक्षमता, तकनीकी खराबी या आसपास के शोर के कारण भी हो सकती है। तो शोर क्या होता है, तो संदेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी बाधा हो, चाहे वह प्राप्तकर्ता की अक्षमता हो, चाहे संदेशवाहक की अक्षमता हो, या तकनीकी खराबी हो, या आसपास कोई बाधा आ रही हो, आवाज आ रही हो, तो जो भी संचार प्रक्रिया में जो भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है उसे हम शोर या नॉइज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न, जनसंचार माध्यम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में पढ़ा। संचार किसे कहते हैं, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, संचारक की भूमिका क्या है, कूटीकरण एनकोडिंग किसे कहते हैं, कूटीवाचन किसे कहते हैं, फीडबैक किसे कहते हैं, शोर से क्या आशय है। तो इनको पढ़िए और इससे संबंधित नोट्स आप स्वतः तैयार करिए और इसके आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और नोट्स स्वतः अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।